हमारे मोहल्ले में जो कोई औरत भी फोत हो जाती तो मारिया जो हाफिज से कुरान लड़की थी हर मुर्दे के कान में तलावत पड़ती थी। जब मारिया फोत हुई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि श्योर कोर्ट का सच्चा वाकया अरे मारिया नहीं आई इस मर्तबा हाँ ना दिखाई दे रही है, वरना उधर ऐलान होता है और इधर ये बीबी पहुंच जाती है। मैं तो हैरान हूँ कि आज कैसे नहीं आई। एक औरत ने गहराई से तजिया पेश किया। अरे लगता है उसे पता नहीं होगा। साथ वाली ने अपनी कहानी सुनाई। लो ऐसे कैसे इस बीबी को पता ना हो। गाँव में एक कीड़ा भी मरे तो इसके इल्म में होता है। जरूर या तो इसने ये काम छोड़ दिया होगा या फिर अरे चुप करो वो देखो सामने आ रही है। एक औरत ने उसकी बात काट कर सामने की तरफ इशारा किया तो वाकई मारिया गोल दुपट्टा लिए साफ सुथरे चेहरे के साथ आ रही थी। ये लो ये तो आ गई। उस औरत ने अजीब से अंदाज में कहा। वह आज जनाजे पर जाने में कुछ लेट हो गई थी और वो जानती थी वहाँ मौजूद सब औरतें मेरे मुतालिक की बात कर रही होंगी, बल्कि इन्हें तो मैयत की परवाह ही नहीं होगी। जिसके लिए वो वहाँ गई थी सबको उसी की फिक्र खाए जा रही होगी कि मारिया अभी तक नहीं पहुंची। वैसे भी इसका काम मैयत के गुस्ल देने के बाद का था, सो आज वो जरा देर से आई थी और चलती हुई सीधा मैयत के पास पहुंचकर उसके कान के करीब झुक गई। मैं ये सब कुछ देख रही थी मगर खामोश थी क्योंकि इन जाहिल औरतों की तरह नहीं थी कि वक्त और मौका देखे बगैर किसी पर भी उंगली उठा दूं। वो धीरे धीरे कुछ पढ़ रही थी, यकीनन तलावतें कर रही होगी जिसकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, अलबत्ता इसके हिलते हुए होंठ वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 5 मिनट वो ऐसे ही झुककर तलावत करती रही, फिर अचानक से सीधी हो गई और वापसी के लिए मुड़ गई। मरहूम के घर वालों ने उसे पैसे देना चाहे तो उसने गुस्से से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, साफ दिखाई दे रहा था कि वो रो रही है। अरे देखो कितनी नेक लड़की है और तुम लोग इसके बारे में न जाने क्या कुछ बकती रहती हो। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो ये जुमला उसी औरत ने कहा था जिसने सबसे पहले ये बात कही कि मारिया अभी तक नहीं पहुंची। और तो और अब उसकी हम नवा भी वही थी जो कि मारिया को बुरा भला कह रही थी। इसके चाहते ही जनाजे में खलबली सी मिच गई। खवातीन जितना उससे नापसंद करती थी उतनी ही उससे मुतासिर थी। इस गाँव में मौजूद हर घर की यही ख्वाहिश होती थी कि मैयत के कानों में मारिया तलावत करे, फिर चाहे उसके लिए इन्हें कितने पैसे भी क्यों ना देना पड़े। आज से साल भर पहले ऐसा नहीं था, बल्कि वो अगर चाहती थी तो कोई उसे ये काम नहीं करने देता था। 3 साल हो गए थे वो किसी दूसरे गांव से यहाँ आई थी। इसका घर नहीं था, वो गांव से बाहर एक झुग्गी में रहती थी। वो हर वक्त लोगों की मदद करती रहती। जब उसके आने के बाद गाँव में पहली फौतकी हुई तो वो पहली मर्तबा गाँव के अंदर आई और फौतकी वाले घर में जाकर उनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ मैयत के कानों में तलावत करने दें। घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया मगर वो नहीं रुकी। इनके पैरों तक में बैठ गई कि मैं हाफिज से कुरान हूँ, मेरा कुरान किस काम का अगर मैं किसी मैयत की आखिरत ही ना सवार सकूं। खुदारा मुझे तलावत करने दी। इस घर के लोग शश व पंच का शिकार हो गए और पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर मारिया की एक ही रट थी कि मुझे तलावत करनी है, मैं बदले में एक पैसा भी नहीं लूंगी। घर वालों ने उसे तलावत करने दी। उसे 20 मिनट लगे। इसके बाद वो एकदम से खुश दिखाई दे रही थी। घर वालों ने पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, जिस पर वो कहने लगी कि ये शख्स बख्शा गया है और इसके हिस्से का अलग से रिस्क तुम लोगों को मिला करेगा। तुम लोग बहुत ही जल्दी अमीर होने वाले हो, मगर इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। घर वाले पहले तो बड़ा हैरान हुए, मगर फिर इससे काम पूछा तो मना कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। मारिया ने इन लोगों को खबरदार कर दिया कि मैयत के कान में तलावत कर चुकी हूँ, अब अगर बाकी का काम नहीं किया गया तो तुम लोग बर्बाद हो सकते हो। घर वाले नहीं माने और कहा हाँ हाँ देख लेंगे, वैसे भी तुम्हारे जैसे झूठे बहुत देखे हैं। इसके बाद भी 2-3 फौतकियां हुई, मगर किसी ने भी उसे मैयत के कानों में तलावत करने नहीं दी। दूसरी जानिब इन लोगों को भी 4 माह हो चुके थे और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई मसला दरपेश नहीं आया था। अब तो गाँव के लोग उसे फ्रॉड कहते और कुछ ढोंगी ये झूठ बोलती है, बस इसकी नीयत पैसे बटोरने की होती है। तभी यह हर फौतकी पर चली आती है। मारिया चुप रही। इसके बाद वो किसी भी फौतकी पर नहीं गई। 4 माह बाद उन घर वालों के हालात एकदम से बिगड़ने लगे। सबसे पहले तो उनके सारे जानवर वक्फे से मरने लगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके सारे जानवर मर गए। वो घर वाले बड़े परेशान हुए, काफी पीरों फकीरों की तरफ भागे, मगर इनकी बात सुनते ही सब फिर मना कर देते कि हम तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकते, ये आफत तुम लोग खुद लाए हो अपने ऊपर। इसके बाद इनके घर के 1-2 लोग भी मर गए। तब वो वापस मारिया के पास गए और उससे माफी मांगी कि हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, तुम हमारे साथ ऐसा ना करो। जिस पर मारिया ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो एक आफत आई है तुम लोगों पर, अल्लाह के रिज्क से मुंह मोड़ा है ना, इसकी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। उस दिन उन लोगों ने कहा कि वो हर काम करने को तैयार है। मारिया ने अब उनसे क्या काम करवाया था ये कोई नहीं जानता था। अलबत्ता इसके बाद इनके दिन बेहतर हो गए और वो धीरे धीरे अमीर होने लगे। जहाँ उनके 7 जानवर मरे थे, आहिस्ता आहिस्ता 1 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने 15 जानवर नए ले लिए। बस फिर उसके बाद तो मारिया की मांग इतनी बढ़ गई कि लोग तो दुआएं करने लगे कि काश हमारे घर में कोई फौतकी जल्दी हो जाए और हम मारिया से तिलावत करवाएं, फिर देखना हमारे दिन कैसे फिरेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पहली फौतकी के बाद वो तिलावत तो सब मैयतों के कान में कर देती थी, मगर उसने इनसे दोबारा कभी वो काम नहीं करवाया था जो पहली मैयत के घर वालों को करना पड़ा था। सब गाँव वाले उससे कहते थे कि हम तैयार हैं, हमें काम बताओ जिससे हम जल्दी अमीर हो जाएं, तो वो बस मुस्कुरा देती और कुछ भी ना कहती। मगर आज तक इस घर के लोगों ने ये बात कभी नहीं बताई
बताई कि मारिया ने इनसे क्या काम करवाया था। लोगों ने इसे बहुत ऑफर दी कि हम तुम्हें गांव में कोठी डाल देते हैं, तुम गांव के अंदर आकर रहो, मगर वो नहीं मानी। बस एक ही बात कहती कि मैं सादगी पसंद हूँ, मुझे ये झुकी ही रात आती है, ऊंचे मकानों में रहने की मेरी औकात नहीं। खैर ये सब बातें जानी, मगर मारिया उस वक्त हमारे गाँव की सबसे बड़ा मामला थी जो आज तक कोई भी शख्स हल नहीं कर पाया था। जो जितना उसके करीब जाता है वो इस कदर ही दूर भाग जाती। लोगों ने इसके मुतालिक बहुत गलत बातें सोच रखी थी कि ये बड़ी नेक है, कोई पहुंची हुई हस्ती है वगैरह वगैरह, मगर मैं ऐसा नहीं मानती थी क्योंकि मुझे बस वो एक ड्रामा लगता था। असल हकीकत इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। उस रोज बड़े अब्बा बहुत बीमार थे तो बड़ी अम्मा ने उनके लिए सब कुछ तैयार किए रखा था। हमारे यहाँ रिवाज था कि लोग मरने से पहले खुद अपने हाथों से ही अपना सामान तैयार करते हैं। जिसमें इनके घर कोई मरेगा तो देखना ये भी बुलाएंगे। अब तुम चाहो मैं किसी लड़के को भेज देती, मगर तुम जानती हो ना वो कितने पर्दे की पाबंद है। बस इसी बात का ख्याल था, वरना अगर मुझ में हिम्मत होती तो तुम्हारे साथ दिमाग ना खपाती। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मान जाए, अब्बा तक को समझाया, मगर इनकी भी एक ही रट थी, अगर मेरी माँ चाहती है तो तुम बुला लाओ, तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। जब किसी ने भी मेरी बात ना सुनी तो मैंने आखिरी फैसला करते हुए बड़े अब्बा को सब कुछ बता दिया कि यहाँ तो आपके जनाजे की तैयारियां हो रही हैं और बड़ी अम्मा तो यहाँ तक कह रही हैं कि मारिया को बुला लो वरना देर हो जाएगी। मगर अच्छी बात ये थी कि बड़े अब्बा ने किसी भी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मैंने इन्हें फिर से भड़काना चाहा, मगर जब गौर किया तो वो कब के जा चुके थे। उसी वक्त मेरी चीखों ने बुलंद होकर ऐलान कर दिया कि बड़े अब्बा की वफात हो चुकी है। घर में सो खत्म होकर एकदम से रोना पीटना शुरू हो गया। मैं भी बड़े अब्बा के सराहने से लगे हुए रोए जा रही थी क्योंकि मेरी पूरे घर में इनसे सबसे ज्यादा उनसियत थी। बचपन से ही इनके साथ सोती थी। मेरे खुद के वालिदैन ने मुझे कम पाला था, मगर जितनी मोहब्बत और प्यार बड़े अब्बा से मिला था वो किसी से नहीं मिल सकता था। और मारिया को न बुलाने की बड़ी वजह भी यही थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से हमारा कोई भी गलत कदम बड़े अब्बा की आखिरत खराब कर दे। मगर खैर हो इसकी, वो खुद ही हमारे घर आ गई, पर उसे उधर ही रोक लिया और कहा बीबी कहाँ जा रही हो, चलो वापस जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मेरे बड़े अब्बा वैसे ही बड़े नेक थे, तुम्हारी दिलाई बख्शिश की जरूरत नहीं। मारिया ने मुझे यूं देखा गोया काट खाएगी। वो मुझे एक साइड से हटाकर अंदर दाखिल हो गई और सीधा मैयत के पास चली गई, जबकि मैं उसे रोकती रह गई, मगर वो नहीं रुकी। घर वाले सब उसे देखकर एकदम अकीदत से एक जानिब हो गए और मर्द सारे बाहर चले गए। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यूं लग रहा था गोया कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही मारिया झुकने लगी मैंने उससे पूछा तुम किस सूरत की तिलावत करने वाली हो। वो एकदम से जिच हो गई, मगर इतनी भीड़ थी लोगों की, सो मजबूरन मुझसे आराम से बात करते हुए उसने बताया कि फलां सूरत पढ़ने वाली हूँ। मैंने कहा तुम 2 मिनट सब्र करो, मैं अभी आती हूँ, इससे पहले ये सब शुरू ना करना। मगर उसने मना कर दिया कि मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं और भी जाना है। लेकिन मैंने इतने लोगों के सामने बड़ी मोहब्बत से उससे बात की थी कि मुझे बुरा लग रहा है, आप इंतजार करवाना, मगर 2 मिनट की बात ही क्या है, देखना जो काम मैं करने वाली हूँ वो आपको जरूर पसंद आएगा। कुछ ही देर बाद मैं अपना माइक लिए वहाँ आ गई और कहा ले आप इस माइक के जरिए बड़े अब्बा के कान में तिलावत करें, ऐसे हम गरीब ही सुनकर सवाब कमा लेंगे। मगर वो शाइस्तगी से बोली कि मैं अपनी आवाज गैर महरम मर्दों को नहीं सुना सकती, इसलिए माजरत। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी हल है मेरे पास। आपकी बात सब लोग भी परेशान हो रहे थे, वो चाहते थे तवज्जो दे रही होती या खाना भी खिला रही होती तो अब्बा उकता कर कहते यार ये तो बड़ी हो चुकी है, इसका पीछा छोड़ दो और अरसलान की तरफ तवज्जो दो, वो बड़ा हो रहा है, इसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। बस फिर अम्मा मुझे तवज्जो देने के लिए बड़े अब्बा यानी कि मेरे दादा और दादी के पास छोड़ आती, बस खाना खिलाने के वक्त अपने साथ रखती। मगर ये तकल्लुफ भी बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने अम्मा की थोड़ी सी तवज्जो लेना भी गवारा नहीं किया और दादा दादी को ही बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा पुकारने लगी। सारा दिन इनके साथ रहती, खाना खाती, हत्ता कि मुझे स्कूल का खर्च भी वही देते थे। हम सब लोग एक ही घर में रहते थे, मगर अपने वालिदैन को देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद भी इस सब से गुजरे, सो मैंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, अगर वो चाहें तो मुझे तलाक दे दें। इस बात पर शौहर चुप कर गए और इसके बाद कभी दोबारा इस मौजू पर हमारी बात नहीं हुई। एक रोज मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो वसीम मेरे लिए चाय बनाकर लाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने दिल से दुआ की कि मेरे बच्चे के लिए आसानियां हो। हम सब घर वाले ऐसे ही रहे, मगर वो कहते हैं ना कुछ दुआएं फौरन से कबूल नहीं होती, सो ये दुआ भी कबूल नहीं हुई थी। और उसी वक्त मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ। अस्पताल गए तो इल्म हुआ कि जो चाय मैंने कुछ देर पहले पी थी वो जहरीली थी और मेरा बच्चा इस जहर की वजह से जाया हो चुका था। चूंकि हम सरकारी अस्पताल नहीं गए थे इसलिए ज्यादा मसला नहीं बना और ये बात दबा दी गई। मैंने वसीम से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो जवाब साफ था कि बेटे की खातिर मुझे बेटा चाहिए, मैं बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। कुछ रोज के लिए मैं मायके आई और बड़े अब्बा को सारी बात बता दी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं मजीद इस जगह पर नहीं रह सकती जहाँ मेरी औलाद को खुद ही जहर देकर मार दिया जाए। बड़े अब्बा ने मेरे कहने पर खुला का केस दर्ज करवा दिया, जबकि मेरे अब्बा को इतराज था। वो यही कह रहे थे कि अगर वो बच्चा लड़का चाहता है तो इसमें बुराई ही क्या है। मगर नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी ऐसे वैसे के पीछे लगकर नहीं ले सकती थी जिसने खुद सारी जिंदगी मुझे बर्दाश्त तक ना किया हो। पालना तो दूर की बात है, वसीम ने भी बहुत मनाने की कोशिश की, मगर मैं एक मर्तबा इस शख्स की फितरत से वाकिफ हो चुकी थी। मजीद खुद को इस गाक में नहीं झोंक सकती थी, सो खुला ले लिया मैंने। अब मैं चारपाई पर लेटी बड़े अब्बा की हर उस बात को याद कर रही थी जो हम दोनों ने मिलकर की थी। वो मेरी जिंदगी में बहुत अहम थे और बहुत ही
अहम मकाम रखते थे। अचानक से ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और कब सिसकियां भरते मैं सो गई पता भी नहीं चला। रात को डर के मारी मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं बड़े अब्बा की चारपाई पर वही लेटी थी जहाँ रात को इनकी याद में सोई थी। मैं ख्वाब से डर कर उठी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि बड़े अब्बा बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैं इनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या हुआ बड़े अब्बा, आप इतने खुश क्यों हैं? यहाँ हम सब तो रो रहे हैं, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। इस बात पर बड़े अब्बा कहते हैं कि शायद ऐसा ना होता अगर वो तिलावत। बस इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में मुकम्मल तौर पर शराबोर थी और फिर से ख्वाब को याद करने लगी तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया, बिला वजह से तंग करना चाहा, जबकि इसकी वजह से ही तो मेरे बड़े अब्बा की बख्शिश हुई। यानी लोग सच कहते हैं वो कोई ढोंगी नहीं बल्कि हकीकत में खुदा तरस लड़की है जो अपने हाफिज कुरान होने का फायदा दूसरों को पहुंचा रही है। क्या पता अगर वो ऐसे तिलावत ना करती तो मेरे बड़े अब्बा की बख्शिश ना हो पाती। बाकी पूरी रात मैंने जाकर गुजारी। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उल्टा रह रहकर वो तमाम पल नजरों के सामने घूम रहे थे जिनमें मैंने मारिया को शर्मिंदा करना चाहा था, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि वो तो एक भरपूर और असुदा सी मुस्कुराहट के साथ वापस गई थी। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि अब कोई भी मरेगा मैं मारिया को खुद बुला कर लाऊंगी और अपनी भी वसीयत करके जाऊंगी कि मेरे कानों में वही तिलावत करें, वरना इसके बगैर मेरा जनाजा मुकम्मल नहीं होगा। मुझे अब जल्दी से सुबह का इंतजार था ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं और शर्मिंदगी का इजहार करूं, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। अगली सुबह उठते ही मैंने नहा धोकर कपड़े बदले और घर से निकल आई, जबकि बड़ी अम्मा और मेरी अम्मा पूछती रह गई कि सुबह सवेरे कहाँ जा रही हो तुम, मगर मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती थी। सो तेज तेज कदम उठाती मैं गाँव से बाहर आ गई। वहाँ सिर्फ एक ही झोंपड़ी थी और वो मारिया की थी। मैं झोंपड़ी के बाहर पहुंची और आवाज लगाकर अपना तारुफ करवाया। कुछ ही देर में मुस्कुराती हुई मारिया बाहर निकल आई और गर्म जोशी से मुझे अपने साथ अंदर ले गई। वहाँ जाकर मैंने उससे बताया कि रात में मैंने ख्वाब देखा था और मेरे बड़े अब्बा बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे अगर वो तिलावत ना होती तो शायद इनके हालात इतने अच्छे ना होते। मारिया की मुस्कुराहट एकदम से रुकी और उसने कहा मुझे इस वक्त चिढ़ थी और अब खुद ही उसके पीछे दीवानी हो जा रही है। खैर अब ये बातें कोई मायने नहीं रखती थी, बस जो मासी में हुआ वो मेरी गलत फहमी थी, मगर अब मैं अपनी गलत फहमी पर काबू पा चुकी थी। बड़े अब्बे का चहलम आने वाला था। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं मारिया को बुलाऊंगी और वही खत्म दिलवाएगी। ये सोचकर मैंने 2 दिन पहले ही मारिया को बता दिया और मिन्नत भी की कि आपके अलावा ये खत्म कोई नहीं दिलवाएगा, ये काम आपको खुद ही आकर करना होगा। मारिया इस बात पर बड़ी खुश हुई और कहने लगी हाँ मैं जरूर आऊंगी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ मैं ही करूँ। मैंने घर पर आकर सबको बता दिया कि चहलम का खत्मा वही दिलवाएगी। घर वालों को भी कोई इतराज नहीं था, लेकिन रात को मैं सोई तो इस मर्तबा दूसरी बार बड़े अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे। वो पहले की तरह बिल्कुल भी खुश नहीं थे, अलबत्ता बहुत परेशान लग रहे थे और बेचैनी से इधर उधर चल रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा बड़े अब्बा क्या हुआ आपको, इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो आप बड़े खुश थे। मगर मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो मुझ पर ज्यादा गुस्सा हुए और चीखने लगे। मैं एकदम सहम गई और बड़े वाज से माफी मांगी, साथ ही कहा जो गलती हुई है मुझे वो बताएं ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। बड़े अब्बा कहने लगे कि गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, पहले मैं तुम्हारी वजह से खुश था मगर अब तुमने ही दुख दिया है मुझे। मैंने हैरानी से पूछा क्या दुख? तो वो कहने लगे कि वो औरत किसी भी तरह मेरे खत्म पर नहीं आनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों? तो इस पर बड़े अब्बा कहने लगे कि वो जादू करनी है। उस दिन भी तिलावत चला दी थी तुमने, वो जादू करने वाली थी मुझ पर। मैं इनकी बात मुकम्मल सुन ही नहीं सकी और मेरी आंख खुल गई। मुझे बेताशा डर लग रहा था। उस रात भी मैंने बहुत इंतजार किया कि किसी तरह जल्दी से सुबह हो जाए और मैं मारिया से पूछूं क्या बड़े अब्बा दुरुस्त कह रहे थे, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सुबह तो हुई लेकिन मैं मारिया से ना मिल सकी। मैं जैसे ही उसकी झुग्गी में गई वहाँ जाने वाली सबसे पहली लड़की मैं थी। इसके अलावा झुग्गी में कोई नहीं था। वो बिस्तर से नीचे आधी लटकी हुई थी और उसके चेहरे की रंगत एकदम से मुतगय्यर हो चुकी थी, बल्कि कहा जाए तो एकदम से स्याह पड़ चुकी थी। मैं उसे देखकर एक लम्हे के लिए तो डर गई, लेकिन इससे पहले मैं लोगों को मारिया की मौत से आगाह करती मैंने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और उसके सामान की तलाशी ली, क्योंकि मैं बड़े अब्बा की बात को सच या झूठ साबित करना चाह रही थी। सारी उम्र इस शक में नहीं गुजार सकती थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसके सामान में एक संदूक था जिसको खोला तो उसके अंदर से जादू की बहुत सी चीजें निकली, जिनमें गुड्डे और सुइयों के अलावा वो बाकी लवाजमात थे जो किसी भी जादू में इस्तेमाल होते थे। मुझे बड़े अब्बा की बात पर यकीन आ चुका था मगर मैं मजीद तस्दीक चाहती थी। मुझे बड़े अब्बा की बात पर यकीन आ चुका था मगर मैं मजीद तस्दीक चाहती थी। सो चुपचाप झुग्गी में से निकल आई और सोचा चलो लोगों को खुद ही इल्म हो जाएगा कि मारिया मर गई है। वहाँ से निकलकर मैं सीधा उसके घर गई जहाँ मारिया ने पहली मैयत के कानों में तिलावत की थी। मैंने उनकी एक औरत से हकीकत पूछी तो उसने बताने से मना कर दिया। मैंने उसे बताया कि मारिया मर चुकी है और जो जादू उसने तुम लोगों पर किया था वैसे ही कुछ मेरे घर पर भी किया है, जिससे बचने के लिए मुझे अमल करवाना है, तो मुझे पूरी बात बताओ। उस पर वो खातून बोली कि मारिया एक बहुत ही बड़ी जादू करनी है। उसने हमारे मरहूम के साथ अच्छा नहीं किया। उसने तिलावत के बहाने अब्बा के कफन में तवीज रख दिए थे जिससे उसका जादू मजीद ताकतवर हो जाए। इसके बाद वो हर महीने हमसे अब्बा की एक इस्तेमाल शुदा कमीज लेती थी और इस पर जादू करती थी। ये उसने बाकी लोगों से नहीं करवाया, सिर्फ हमसे करवाया। लेकिन बाकी तमाम मैयतें जिनके कानों में वो तिलावत करती थी उनके कफन में भी तवीज ही छुपाती थी, मगर तुम्हारे दादा के कफन में तवीज नहीं छुपा सकी क्योंकि पीछे कुरान की तिलावत चल रही थी और वो उसके जादू से बच गए। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और कुछ ही देर में पूरे गाँव में ये खबर आग की मानत फैल गई कि मारिया जादू करनी थी और इसकी मैयत को कफन
तक नहीं दिया गया, बस एक गड्ढा खोद कर उसमें फेंक दिया गया। यह हमारे इलाके का सच्चा वाकया है जिसने न जाने कितने घर बर्बाद किए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है इसे लाइक करें,